नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का एक एक क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि पता नहीं आपके एग्जाम में इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और इस टॉपिक का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप देख पा रहे होंगे ये भारत है और ये लाल एरिया मध्य प्रदेश है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हमारा सही जवाब है 14 अप्रैल 1891। किसी भी स्टेट पीसीएस का ये बेहद ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 14 अप्रैल 1891। और यहाँ एक बात और जानना जरूरी है कि महू जो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान था, उसका नाम बदल के अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो महू को अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो हमारा सही जवाब है रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल, अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए हम भीमराव अंबेडकर को भीमराव रामजी अंबेडकर भी कहते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि बी आर अम्बेडकर की माता जी का नाम भीमाबाई था, तो भीमाबाई के पुत्र भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से डी गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे, तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कर दी गई थी। तो भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम रमाबाई था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति पर। और ये पॉइंट हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हिल्टन यंग कमीशन भी अंबेडकर के विचारों पर आधारित था। तो ये ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन भी अंबेडकर के विचारों पर आधारित था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा अगला पॉइंट है वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, विधि एवं न्याय मंत्री थे। और डी जो ऑप्शन है हमारा, तो इसमें 1965 की जगह अगर हम 1956 कर देते हैं तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। यानी बी आर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ये डेट भी आपको याद रखना जरूरी है, 1956 में बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो हमारा सही जवाब है 1990। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये देखिए, भारत रत्न का फ्रंट एरिया है और ये भारत रत्न का बैक एरिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो हमारा सही जवाब है बी, चैत्या भूमि। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्या भूमि और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। और ये चैत्या भूमि की ही बाहर से ली गई एक तस्वीर है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। तो इसमें डी को छोड़ के बाकी तीनों पार्टियों का गठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था। ये कौन कौन सी हैं? तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये तीनों दलों का गठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था। और ये चौथे नंबर की पार्टी का गठन कांशीराम द्वारा किया गया था। तो तीनों पार्टियों के नाम बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो इसका सही जवाब है बी, प्रारूप समिति। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि शायद उसकी गिनती करना भी मुश्किल है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यह भी सवाल पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा था। किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा था? तो इसमें ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी तीनों किताबें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी। तो ये कौन कौन सी हैं? यह है पाकिस्तान पर विचार, बी है जाति का उच्छेद और सी है रुपए की समस्या, उद्भव
और समाधान। ये तीनों नाम आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो हमारा सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर। वे डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया, और ऐसा करने वाले वे प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। यहाँ ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये सत्याग्रह किस शहर से संबंधित है या फिर किस तालाब से संबंधित है। तो महाड़ शहर है और उस तालाब का नाम है चबदार। ये दोनों भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, महाड़ शहर का नाम है और चबदार तालाब का नाम है। तो इन दोनों नाम को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये कौन है। एक हिंट के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि ये देश की आजादी में इनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जल्दी से बताइए कि आप इनको पहचान पाए या नहीं। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है, तो इसमें ए को छोड़ के बाकी तीनों कथन सही हैं। बी, सी और डी सही है। तो हम इन तीनों को देखते हैं पहले। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, ये सभी जानते हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कहां पर हुआ था? तो ऑब्वियसली पूना में हुआ था, और पूना की यरबदा जेल में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, पूना के यरबदा जेल में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य ये समझौता हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है कि पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, क्योंकि गांधी जी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमारा अगला पॉइंट है कि पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट डबल किया गया है, 71 से बढ़ाकर 147, डबल से भी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ए की। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था, ना कि 1934 में। और क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी पुणे की यरबदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट। इस कारण बी आर अम्बेडकर को बिना मन के ही पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। और यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी, रैमजे मैकडोनाल्ड। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो लंदन में किया गया था। और यहाँ एक सवाल और पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उसका सही जवाब है गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर सवाल पूछा जाता है कि कुल कितनी गोलमेज सम्मेलन हुई थी, तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी, जिसमें गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा अगला सवाल है कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसा कि आप कवर फोटो पे देख ही पा रहे होंगे, इसका सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आज भी ये भारत की बेस्ट सेलिंग बुक में गिनी जाती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो हमारा सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर ने। और अगर इसका कारण पूछा जाता है कि इस सभा की स्थापना क्यों की गई थी, तो उसका सही जवाब होगा अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा, क्योंकि इन्हीं सवालों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी तीनों की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई थी। कौन कौन सी हैं? मूकनायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत। तो ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, मूकनायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत। और इसके अलावा 2 पत्रिकाएं और थी, समता और जनता। इन 2 का भी नाम आप याद रखिएगा। तो कुल 5 पत्रिकाएं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निकाली गई थी। इन 5 का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ 1 लाइन फैक्ट्स देखते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो सारे फैक्ट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें से बाहर जाने की संभावना लगभग बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे।
तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया ही था कि बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ना कि कांग्रेसी के रूप में। हमारा अगला पॉइंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो विदेश जाकर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम थे। और यहाँ ये भी याद रखने वाली चीज है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी की थी। हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। ये देखिए, ये है अशोक चक्र। इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं और इसका रंग हमेशा नीला ही होता है और इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और आपने भारत का झंडा देखा ही होगा, तो हमेशा इस जगह पर अशोक चक्र को स्थापित किया जाता है। और अशोक चक्र से पहले इस जगह पर चरखा रहा करता था, चरखा जो कि एक गांधी जी का प्रतीक भी है। तो अशोक चक्र से पहले चरखा झंडे के मध्य में रहा करता था। हमारा अगला पॉइंट है कि दुनिया में सबसे अधिक स्टैच्यू बी आर अम्बेडकर के ही है और जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ज्यादातर कुछ इसी प्रकार के स्टैच्यू हमें देश भर में और दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। और यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने तकरीबन 8.5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था और ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। एक और सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे। तो उसका सही जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे। ये याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे और महार जाति को अछूत या फिर निम्न वर्ग के रूप में माना जाता था। हमारा अगला पॉइंट है, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क भेजा था। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। यहाँ पर हमारे बी आर अम्बेडकर द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है कि देश के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का प्रथम कानून मंत्री कौन था। तो हमारा सही जवाब होगा बी आर अम्बेडकर। देश के प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। फिर अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे संविधान की किताब का फ्रंट पेज और ये इसका बैक पेज है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।